जय हिंद दोस्तों। 22 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। तो भारत की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल की गई हैं। तो कुल 13 महिलाएं शामिल की गई हैं। उन 13 महिलाओं में एक कौन है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। दोस्तों, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन एक वन्यजीव जीव विज्ञानी है जिनका संबंध असम राज्य से है। 2017 और 2024 में पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जिसका नाम है व्हीटली गोल्ड अवार्ड। तो ये भी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिल चुका है। दोस्तों, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन वर्तमान में असम में जो हरगिला पक्षी है उसकी रक्षा के लिए कार्य कर रही हैं। ये हरगिला पक्षी एक संकटग्रस्त पक्षी है, लुप्त प्राय पक्षी है, तो इसकी रक्षा के लिए वो कार्य कर रही हैं वर्तमान में। देखिए, टाइम मैगजीन के द्वारा जो वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची जारी की गई है जिसमें 13 महिलाएं शामिल हैं, उनमें से कुछ प्रमुख का नाम डिस्कस करते हैं। तो एक नाम तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन का हो जाएगा। दूसरा नाम होगा जॉर्डन चाइल्ड्स का, जो कि एक अमेरिकी जिम्नास्ट है। तीसरा नाम है एजा बिल्सन का, जो कि अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। और चौथा नाम हो जाएगा अन्ना सबाई का, जो कि जापानी अभिनेत्री और गायिका हैं। पांचवा नाम है निकोल किडमैन का, जो कि एक हॉलीवुड फिल्म स्टार हैं। और छठा नाम है अमांडा जुराब्स्की का, जो कि अमेरिकी प्रजनन अधिकार कार्यकर्ता हैं। तो इन सभी महिलाओं को टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन की बात करते हैं तो यह अमेरिका की एक मैगजीन है जो कि न्यूयॉर्क से प्रकाशित होती है और इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया था? डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स मिल जाएगा, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और क्लास एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन भी मिलेगा। तो क्लास एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी करके चैनल पर अगले 1 साल तक जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उन सभी की पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो हर महीने ये ई बुक अपलोड की जाती है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ ईयरली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई डाटा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अगर आपको आरबीआई डाटा ऐप मिल जाए तो आप आसानी से बता देंगे कि ये किसने लॉन्च किया है। तो आरबीआई डाटा मतलब ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो आरबीआई डाटा उसका नाम ही है। तो आरबीआई से संबंधित जो डाटा है वो इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें फाइनेंशियल जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही आसानी से आप फाइनेंशियल जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं हम आरबीआई की। तो दोस्तों, आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 34 में ये अधिनियम आया था, 35 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब ये है कि सरकार ने, यानी भारत सरकार ने इसको अपने कंट्रोल में लिया था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था, लेकिन बाद में ये जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई स्थानांतरित किया गया था। सर ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, लेकिन आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है, तो ये जो सर ओसबॉर्न स्मिथ था ये अंग्रेज था, लेकिन जो सीडी देशमुख थे ये भारतीय थे। तो सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर रहे हैं। अच्छा, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा, तो ये डिप्टी गवर्नर हैं। और आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। तो इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0
पोर्टल लॉन्च किया है इस्पात मंत्रालय ने। अच्छा, वॉलेट ऐप गूगल ने लॉन्च किया है, ये आप जरूर नोट कर लें, स्टार लगा लें इसमें। संज्ञान ऐप लॉन्च किया है आरपीएफ ने, यानी रेलवे सुरक्षा बल ने। सारथी 2.0 ऐप लॉन्च किया है सेबी ने। प्रवाह पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया है। बूथ राबदा पोर्टल लॉन्च किया है पंजाब की गवर्नमेंट ने। अनुवादनी ऐप केंद्र सरकार ने। मनी टू इंडिया ऐप आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। इसके अलावा संभव ऐप इंडियन आर्मी में लॉन्च किया है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इंडियन आर्मी के लिए सब कुछ संभव है, ठीक है। तो संभव ऐप इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका ब्राजील। तो दोस्तों, ब्राजील ओपेक प्लस देशों में शामिल हो चुका है। तो ब्राजील 2025 में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाला है। तो उसकी मेजबानी करने से पहले ब्राजील को ओपेक प्लस देशों में शामिल किया गया है, ठीक है। तो 2025 में जो COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन नवंबर 2025 में किया जाएगा और ये ब्राजील में होगा। तो इसकी मेजबानी से पहले ब्राजील को ओपेक प्लस देशों में शामिल किया गया है। दोस्तों, ओपेक प्लस को समझने से पहले हम ओपेक को समझ लेते हैं। ओपेक क्या है? तो दोस्तों, ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी ओपेक ऐसे देशों का संगठन है जो कि पेट्रोलियम पदार्थों को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ओपेक प्लस क्या है? तो दोस्तों, ओपेक प्लस में जो ओपेक के मेंबर हैं, यानी कि जो पेट्रोलियम पदार्थों को एक्सपोर्ट करते हैं, वो देश शामिल हैं। इसके अलावा इसमें वो देश भी शामिल हैं जो कि तेल का केवल प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। दोस्तों, जो ओपेक प्लस संगठन है यह 2016 में बना था, ठीक है। और इसका उद्देश्य वैश्विक तेल की कीमतों को स्थिर करना और तेल के प्रोडक्शन को मैनेज करना। इसमें कुछ प्रमुख देश शामिल हैं, जैसे अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, साउथ सूडान और सूडान। तो ये सभी देश इसमें शामिल हैं। चलिए ब्राजील के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया, करेंसी है ब्राजीलियाई रियल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा। दोस्तों, जो ब्राजील है रूस, कनाडा, चाइना और अमेरिका के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का लगभग आधा हिस्सा ब्राजील के पास है। दोस्तों, अमेजन की जो वर्षा वन है उसका 60% हिस्सा ब्राजील में है और जो अमेजन के वर्षा वन है इन्हें हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है ब्राजील। तो दोस्तों, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लगभग आधे हिस्से पर ब्राजील है और इसके पड़ोसी देशों में कौन कौन से देश आते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो इसके पड़ोसी देशों में पराग्वे आता है, उरुग्वे आता है, बोलीविया, पेरू और कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना, ये सभी देश इसमें आते हैं, ठीक है। यानी कि ये इसके पड़ोसी देश हैं और इसका पड़ोसी देश अर्जेंटीना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस यानी ईपीएल शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो वो बना है दोस्तों इंडिया। तो देखिए, जो पायलट होते हैं उन्हें पहले जो लाइसेंस प्रदान किया जाता था वो प्रदान किया जाता था प्रिंटेड लाइसेंस, लेकिन अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, यानी कि डिजिटल रूप से उन्हें ऐप के माध्यम से लाइसेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की सुविधा शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है इंडिया। तो पहला देश कौन है? चाइना। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। और जो जबलपुर की इशिता भार्गव हैं उन्हें देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस यानी ईपीएल प्राप्त हुआ है। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? के राममोहन नायडू, ठीक है। तो ये हैं दोस्तों के राममोहन नायडू। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो इंडिगो की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल इंडिगो रीच ने इंदौर एयरपोर्ट पर शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा परियोजना शुरू की है। सूरत एयरपोर्ट को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। भोगापुरम एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अयोध्या के एयरपोर्ट का नया नाम किया गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखतूम
इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है दुबई में। गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किया गया है। तो ये सारे करंट अफेयर्स आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों नई दिल्ली में सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन कब हुआ है? 21 फरवरी 2025 को। और यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जो नई दिल्ली में भारत मंडपम है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों इसके अलावा इस सम्मेलन में जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं दासो सेरिंग टोब्गे, तो उन्होंने भी इसमें मुख्य भाषण दिया है। अब हम समझ लेते हैं कि ये सोल लीडरशिप सम्मेलन क्या है। तो दोस्तों इसमें दुनिया भर के जो लीडर हैं वो शामिल हुए हैं, यानी अपने अपने क्षेत्र के जो लीडर हैं वो शामिल हुए हैं और उसमें वो अपने अनुभव बता रहे हैं युवाओं को कि उन्हें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए अपने अपने क्षेत्र में, यानी एक प्रकार से वो मोटिवेशन दे रहे हैं इस सम्मेलन में। तो यूथ यहाँ पर जो एकजुट हो रहे हैं और लीडर एकजुट हो रहे हैं, तो वो अपने अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं जिससे युवा कुछ सीख सकें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अंगदाताओं को सम्मानित करेगा? आंसर हो जाएगा इसका पुदुचेरी। तो दोस्तों पुदुचेरी की गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो ऑर्गन डोनर होते हैं, यानी कि जो अंग दान करते हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये पुदुचेरी की सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो अंगदान है उसके बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए और मोटिवेट किया जाए कि अंगदान करना कितना जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों हम सभी लोग समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अंगदान करता है तो ऐसी स्थिति में जो सामने वाला व्यक्ति होता है जिसको उसकी जरूरत होती है उसका जीवन बच जाता है। ठीक है, तो अंगदान करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पुदुचेरी की गवर्नमेंट के द्वारा यह फैसला लिया गया है। दोस्तों अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। मनुष्य के 6 अंग होते हैं जिनको डोनेट किया जा सकता है, जिसमें किडनी है, हार्ट है और फेफड़े हैं, यकृत है, अग्नाशय है और आंत है। तो इनका दान किया जा सकता है। भारत में अंगदान के लिए प्राथमिक कानून है या मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 है। ठीक है, तो यह कानून उस व्यक्ति द्वारा अंगदान करने का प्रावधान करता है जिसे सक्षम चिकित्सा निकाय द्वारा ब्रेन स्टेम डेड घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जब किसी को ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है किसी चिकित्सक के द्वारा, तब उस व्यक्ति के अंगदान किए जा सकते हैं। भारत में हर साल 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। अब इसको मनाने का कारण भी है क्योंकि 3 अगस्त 1994 में भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। तो इसी घटना को याद करने के लिए 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल जुलाई माह को अंगदाता माह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका नागालैंड। तो दोस्तों नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यानी NFMP को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कलेक्टर सोनिया मीणा के सीटी बजाओ बच्चे बुलाओ अभियान को भी राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों अवार्ड आप नोट कर लें। अगर हम बात करें स्कॉच अवार्ड की, तो यह पुरस्कार राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और यह पुरस्कार स्कॉच ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों शिवांगी देसाई को मिस चार्म इंडिया 2024 का टाइटल मिला था। पीएम मोदी जी को अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार मिला है। मारिया विक्टोरिया जुआन को एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 मिला है और 2024 का 34वां व्यास सम्मान सूर्य बाला को मिला है। दोस्तों मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है और मिशेल बाचिलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अली ए लिगांग त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा असम राज्य में। तो दोस्तों यह त्योहार असम राज्य में मनाया गया है। ठीक है, तो अली ए लिगांग का मतलब होता है जड़ों और फलों की पहली बुवाई। तो बुवाई के टाइम पर असम में यह त्योहार मनाया जाता है।
और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों फरवरी मार्च के बीच गिनमुर पोलो महीने में पहले बुधवार को यह त्योहार मनाया जाता है। नृत्य कौन सा होता है इसके अंतर्गत? तो गुम राग नामक नृत्य होता है। असम के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले आप असम की लोकेशन देख ले, यहां पर स्थित है असम, ठीक है। और असम की जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर। और इसकी दूसरी राजधानी बनने जा रही है डिब्रूगढ़, ये भी आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की यहां पर 7 सीटें हैं। असम की कुछ प्रमुख नदियां हैं जिसमें ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबनसिरी, मानस, दिखो और तोरसा है। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बीच में एक द्वीप है जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम में बोडो, कचारी, कार्बी, मिरी, मिसमी, राभा और दिमासा ये जनजातियां पाई जाती हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं कामाख्या मंदिर और शुक्रेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ये बात जरूर आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन 21 से 23 फरवरी 2025 तक किया जाएगा विज्ञान भवन नई दिल्ली में। तो इस बार अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का 98वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों इस बार का ये सम्मेलन क्यों खास है? क्योंकि 71 वर्षों के बाद दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि जो मराठी भाषा है ये महाराष्ट्र की भाषा है और गोवा की भाषा है और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा है। तो इसका आयोजन इसी क्षेत्र में होता रहा, लेकिन 71 वर्षों के बाद इसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, इसलिए ये सम्मेलन बहुत ही खास है। तो इस सम्मेलन में पुस्तकों की प्रदर्शनियां की जाएंगी जो कि मराठी भाषा में होगी। इसके अलावा बहुत सारे साहित्यकार संवाद करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मराठी भाषा के बारे में आपको क्या याद रखना होगा कि 3 अक्टूबर 2024 को इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक शास्त्रीय भाषा की बात हुई है, तो चलिए भारत की शास्त्रीय भाषा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत की पहली शास्त्रीय भाषा थी तमिल, जिसे 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फिर उसके बाद संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में और 2024 में असमिया, बांग्ला, मराठी, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये LIC ने लॉन्च किया है, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा वन मैन ऑफिस नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों वन मैन ऑफिस के माध्यम से एजेंटों और बिक्री सहयोगियों को पॉलिसी बेचने, व्यवसाय को ट्रैक करने और 24 घंटे निर्बाध ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए ये बनाया गया है। बात करते हैं LIC की, तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और ये भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। इसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन बीमा की सुविधा देना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेब्स अभी हाल ही में लॉन्च किया है। WHO ने चिकित्सा उपकरण की जानकारी के लिए मेड EVIS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। असम ने आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी DRIMS डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नीति आयोग ने नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। केरल सरकार ने भारत के पहले सरकारी समर्थित OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है एन प्राउड पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह पहल केरल राज्य में शुरू की गई है। एन प्राउड का मतलब क्या है? न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स, ठीक है। तो ये पहल केरल राज्य में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य ये है कि जो अनुपयोगी और जो खराब दवाएं हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाए, यानी कि ऐसे तरीके से उनको नष्ट किया जाए जिसके माध्यम से किसी को भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसके लिए केरल के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एन प्राउड नामक पहल शुरू की गई है और केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने सरकारी स्तर पर इस प्रकार की पहल शुरू की है। केरल की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। राज्यपाल है राजेंद्र
आर्लेकर। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन, जो कि CPIM पार्टी से रिलेटेड है। विधानसभा की 140, राज्यसभा की 9 और लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान है अनामुडी, 16 नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। लोक नृत्य है कथकली, मोहिनीअट्टम और तय्यम। ये सारे लोक नृत्य जो हैं केरल राज्य में आयोजित किए जाते हैं। केरल की लोकेशन ये है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम पारियों में 11,000 वनडे रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों हिटमैन यानी रोहित शर्मा जो हैं वो सबसे कम पारियों में 11,000 वनडे रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों पहले नंबर पर है विराट कोहली, जिन्होंने 222 पारियों में 11,000 वनडे रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर है रोहित शर्मा, जिन्होंने 261 पारियों में 11,000 वनडे रन बनाए हैं। तीसरे स्थान पर है सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 276 पारियों में 11,000 वनडे रन बनाए हैं। फिर चौथे पर है रिकी पॉन्टिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और पांचवें स्थान पर है सौरभ गांगुली। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिल्ली ओपन 2025 ATP चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? किरियन जैकवेट ने। लिथियम खनन और अन्वेषण में अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? अर्जेंटीना। समुद्री नेविगेशन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने किस देश को अपना उपाध्यक्ष चुना है? भारत। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता 2025 कहाँ आयोजित की गई है? पुणे में। मेजराना वन चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 19 फरवरी 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम यानी PM आशा योजना को कब तक के लिए बढ़ाया है? 31 मार्च 2026 तक के लिए। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? उदयपुर में। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन को कितने साल का सेवा विस्तार मिला है? 2 साल का। SBI कार्ड का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? सलीला पांडे को। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितना बजट पेश किया है? तो 8.09 लाख करोड़ रुपए का। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत की महत्वपूर्ण नहरें डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम बात करें इंदिरा गांधी नहर की, तो दोस्तों ये ब्यास और सतलज नदी के संगम पर है और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को लाभान्वित करती है। सरहिंद सागर ये सतलज पर है, ये पंजाब हरियाणा को लाभान्वित करती है। त्रिवेणी नहर बिहार में है, गंडक नदी पर है। शारदा नहर शारदा नदी पर है, ये यूपी में है। और ईडन नहर जो कि दामोदर नदी पर है, यह वेस्ट बंगाल में है। और तिलपारा नहर ये मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। मुथा नहर मुथा नदी पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। और हंद्री नीवा नहर श्रीशैलम जलाशय ये कृष्णा नदी पर हो और ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये हैं भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण नहरें। दोस्तों अब हम जनवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? इनक्वाइस। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 4 यानी चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? लद्दाख। BSF के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? महेश कुमार अग्रवाल। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? इंडिया। भारत का अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई। हाल ही में किसने सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया है? स्थायी मध्यस्थता न्यायालय। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सरला एविएशन। उमा महेश्वर की दुर्लभ मूर्ति की खोज कहाँ की गई है? कर्नाटक में। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि यानिक सिनर किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? तो वह इटली के हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इटली बताया हुआ है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ऐप पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर आपको 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक मिल जाएगी जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के लिए। ठीक है, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर GK की ई बुक मिल जाएगी, जैसे इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस,
इन सभी की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी, तो ये सभी आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप से। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएगी। टेस्ट पास मिल जाएगा जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे। बहुत सारे कोर्स मिलेंगे जैसे जीके जीएस का फाउंडेशन बैच, एमपी टेट, व्यापम और मैथ, रीजनिंग, रेलवे, बैंकिंग, इंग्लिश और रीजनिंग का ये एक स्पेशल कोर्स है, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।